नमस्कार, मैं जितेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं द बिग वाई मीडिया। हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी हस्ती जिनके परिवार को किसी पहचान की ज़रूरत नहीं, जो नागौर की राजनीति में सिरमौर रहे हैं लंबे समय तक और आज दिन तक जिनका वर्चस्व है यहाँ की राजनीति पर। मारवाड़ में एक ऐसा परिवार, मिर्धा परिवार, जिससे कोई अनजाना नहीं है। उन्हीं नाथूराम मिर्धा के पोते हमारे साथ मौजूद हैं, मनीष जी मिर्धा। हम उनसे जानेंगे कि वो जब खुद इस लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे और उनकी पार्टी ने गठबंधन किया, क्या एक्सपीरियंस रहा, अपने फ्यूचर को इंडियन पॉलिटिक्स में कहाँ देखते हैं वो। ये लोकसभा चुनाव, हम बात करें इस लोकसभा चुनाव की, तो ये कितना चैलेंजिंग होगा, अपनी ही बहन के सामने प्रचार करना उनके लिए कितना चैलेंजिंग होगा और ये चुनाव क्या रंग लाएगा, हम उनसे जानेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। आप खुद तैयारी कर रहे थे नागौर से चुनाव की, उसके बाद गठबंधन हुआ और हनुमान बेनीवाल की पार्टी के साथ आरएलपी और इंडिया गठबंधन के तहत उनको प्रत्याशी उतारा गया। बुरा नहीं लगा आपको कहीं ना कहीं कि मैं भी तैयारी कर रहा था, या मन में कोई टीस? ना, पार्टी एक बार डिसाइड कर लेती है, फिर किस बात की टीस। और जो उन्होंने सोचा है, ऊपर वालों ने सोचा है, कुछ सोच समझ के ही। हम कई बार स्वार्थी हो जाते हैं, एज अ कैंडिडेट हम स्वार्थी हो जाते हैं। हम सिर्फ वन डायमेंशनल सोचने लग जाते हैं कि हमारा ये फ़ायदा होगा, हमारा ये नुकसान होगा। पार्टी को कई चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है, पार्टी को कई फैक्टर्स को फैक्टर इन करना पड़ता है। तो उस हिसाब से पार्टी ने सोचा है और पार्टी ने सोच करके निर्णय लिया है और ये गठबंधन किया है, तो उसको पार्टी को फ़ायदा होगा। सिर्फ नागौर में नहीं, नागौर में हम क्या है ये सोच रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल नागौर बेस्ड है। हनुमान बेनीवाल सिर्फ नागौर बेस्ड नहीं है, वो यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान में उनका एक बहुत सॉलिड बेस है जो उन्होंने खड़ा किया है, वर्षों की मेहनत से खड़ा किया है। तो उनको साथ में लेना, मतलब आप यहाँ पे नागौर में नहीं ले रहे हैं, सिर्फ आप ले रहे हैं साथ में उनको बाड़मेर जैसलमेर में ले रहे हैं, आप पाली में ले रहे हैं, आप जोधपुर में ले रहे हैं, आप चूरू में ले रहे हैं, आप सीकर में ले रहे हैं, आप झुंझुनू में ले रहे हैं, आप यहाँ तक गंगानगर में ले रहे हैं। और बाहरी जो क्षेत्र हैं जैसे हनुमान बेनीवाल जी के पंजाब और इधर हरियाणा में भी अच्छी खासी इनकी होल्ड है। तो पार्टी ने अगर निर्णय लिया है तो सोच समझ के लिया है। और एक सीट से देखिए, इस बार नहीं तो अगली बार सही, वो बात है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि टीस है। इतना उदार भाव, ये कौन है आपका राजनीति में आइडियल की उतना उदारता भरा भाव है आप में? आपका जो वट वृक्ष समान परिवार का फैमिली ट्री है, हर कोई राजनीति में कहीं ना कहीं स्थापित है। किसी ने पार्टी छोड़ी है, इस पार्टी में स्थान नहीं तो दूसरी पार्टी ही सही। आप इतनी उदारता कैसे दिखा रहे हैं? देखिए, जिसको जैसी सहूलियत लगी वो वैसे निकल लिए। उनको उधर सहूलियत लगी होगी, उधर चले गए। मेरे तो एक ही विचार हमेशा से रहे हैं कि मैं चाहकर भी, मैंने पहले दिन जब ये एंट्री की थी तब भी मेरे से कईयों ने कहा था, हालांकि वो तो अब गए हैं बीजेपी में। बीजेपी तो मेरी बीजेपी से बहुत पुरानी जान पहचान है। वसुंधरा जी से तो इनफैक्ट मेरे घरेलू संबंध हैं, हमेशा से वो एज ए मदर और सन का रिश्ता रहा है हमारा। पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं उधर चाहकर भी नहीं जा सकता, क्योंकि मेरी विचारधारा ही वही नहीं है, मेरे ब्लड में ही वो सब चीज़ें आई नहीं है कि मैं उधर चला जाऊं और मोदी जी मेरे घर पर टिकट लेके आ जाएं तो भी मैं उस पार्टी में तो नहीं जा सकता, क्योंकि वो विचारधारा बड़ी बड़ी गंदी विचारधारा है। वो जो भारत को बांटने वाली विचारधारा है, वो यूनिटी की बात नहीं करते हैं, वो एकता की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक रूपता की बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं जैसा हम बोलें लोग बोलें, जैसा हम खाएं लोग खाएं, जैसा हम पहने लोग पहने। ऐसा नहीं होता है। भारत विभिन्नताओं का देश है, सबको जोड़ करके साथ में चलना पड़ता है। आपने कहा विचारधारा का डिफरेंस है। वसुंधरा जी के साथ आपके माँ बेटे के संबंध रहे हैं। उन्हीं वसुंधरा जी को हनुमान बेनीवाल ने पानी पी पी कर कोसा, गालियाँ दी। वो उसी विचारधारा के साथ गठबंधन से सांसद बने और आज आपकी पार्टी के साथ हैं। कैसे आप उनके साथ ये सामंजस्य बिठाकर उनका प्रचार प्रसार करें? देखिए, मेरे निजी संबंध थे जो भी थे, मेरे वसुंधरा जी से कभी कोई राजनीतिक ताल्लुकात नहीं थे। मैंने ना उनसे कभी कुछ मांगा है, ना मैंने कभी उनसे कुछ कहा है कि मुझे ये कर दीजिए या वो कर दीजिए। वसुंधरा जी से हमेशा एक पर्सनल टर्म्स रहे और उसी की। और हनुमान जी के अपने राजनीतिक पहलू थे, अपनी राजनीतिक मजबूरियाँ थी, वो जैसा बोल रहे थे, जैसा कर रहे थे। बाकी आज की तारीख में हनुमान जी, मुझे जो लगा कि
उनके मन में ये बिल्कुल अब बस गया है कि उधर बहुत ही अलोकतांत्रिक लोग बैठे हैं जिन्होंने, और ये मुझे लगता है उनके जो जागृति आई है वो उस किसान आंदोलन से ही आई है। किसानों के लिए वो छोड़ करके वहाँ से आए, ये उनकी बहुत बड़ा एक स्टेप था। वो चाहते तो मंत्री बन सकते थे, पर वो किसानों के लिए वहाँ से छोड़ करके आए हैं। सब कुछ उनको वहाँ पर मिल रहा था, फिर भी वो सब छोड़ कर आए हैं, किसानों के साथ खड़े हुए, वहाँ इतने टाइम धरने पर बैठे रहे। तो ये उनकी खासियत है कि उनको किसान कौम की चिंता है। और किसान कौम देखिए, कब एक सबका एक कॉमन एजेंडा होना चाहिए जब साथ चला जाता है। ये हमारा एक कॉमन एजेंडा समझ लीजिए आप, कि वो भी एक किसान कौम फैमिली से आते हैं, हम भी एक किसान कौम फैमिली से आते हैं। तो ये किसानों के लिए जो प्रति दर्द होता है, पर सहानुभूति होती है, वही जोड़ती है। हनुमान जी को भी मुझसे जोड़ती है और मेरे को हनुमान जी से जोड़ती है। उन्हीं नाथूराम मिर्धा के पोते हैं आप, जिनकी पोती है ज्योति मिर्धा। भाई को किसानों से इतनी सहानुभूति है, बहन को क्यों नहीं? अब ये चुनाव पता नहीं क्यों ऐसा बनाया जा रहा है जब से मेरी एंट्री हुई है कि ये भाई वर्सेस बहन। ज्योति जी अगर नहीं भी होते तो भी मेरे यही विचार रहने होते और तब भी मैं यही मेहनत कर रहा होता, अपनी पार्टी के लिए कर रहा होता। तो वो एक कोइंसिडेंस हो गया कि वो उधर से कैंडिडेट हैं और सभी लोग इस चीज़ पर फोकस ज़्यादा कर रहे हैं, ये भाई वर्सेस बहन हो गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सहूलियतें थी उनकी, वो उस पार्टी में चली गई। सहूलियतें थी उनकी, वो उस पार्टी में चली गई। उनके साथ में जो गए उनकी अपनी सहूलियतें थी। तो जिसको जैसा मौका मिला उन्होंने मौका परस्ती कर ली। बाकी ये कभी नहीं हो सकता। मैं आज भी ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि ज्योति जी वहाँ पर जाके किसानों के खिलाफ कुछ बोल सकती है। अगर वो बोल देंगी या कर देंगी तो पॉलिटिकल कैरियर क्या उनका बहुत कुछ खत्म हो जाएगा। वो ऐसा कर नहीं पाएंगी। वो उस पार्टी में भी रह के मुझे पूरी उम्मीद है कि दादा के जीन्स वो बोलेंगे वहाँ पर भी। बहन भाई के संबंध कैसे हैं? अब संबंध तो ऐसी कोई डेली बात तो होती नहीं है और हमारी बात भी कोई बहुत बरसों से हुई नहीं है। और टाइम टू टाइम उनके सम्मन्स वगैरह आते रहते हैं हमारे पास, कभी हाई कोर्ट से आते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट से आते हैं। तो वो एक रिलेशन जारी है, बाकी और कोई रिलेशन जारी नहीं है। ये रार तकरार कब से है? ये 2021 में जब से उन्होंने केस किया था वो ज़मीन का, तब से उनसे यही सम्मान वगैरह आते रहते हैं उनके। बाकी तो और कोई है नहीं उनसे, पर्सनल रिलेशनशिप अभी कोई नहीं है उनसे, ना मेरी कभी उनसे कोई बात हुई है। बहुत लंबा अरसा हो गया उनसे बात करे हुए या मिले हुए भी। यही कारण है चुनाव में उनके खिलाफ आप इतना धुआंधार प्रचार? नहीं, ये मैंने यही कहा ना कि ये पर्सनल वेंजेंस नहीं है, ये पार्टी के लिए है। ये पार्टी, कांग्रेस पार्टी मेरे लिए इसलिए इतना मायने रखती है क्योंकि ये मेरे दादा की बहुत मेहनत से खड़ी की हुई पार्टी है। वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, वो विभिन्न विभागों में मंत्री रहे, बहुत मेहनत से उन्होंने ये पार्टी खड़ी की थी। और आज भी आप चले जाइए तो गाँवों में एक वो जैसे होता है ना, तो एक नाथूपंथी का वोट होता है। आज भी नाथूपंथी के वोट पड़ते हैं नागौर में दूसरे जिलों में पड़ते हैं वोट अभी भी ना। तो वो उनकी मेहनत की हुई है और वो मेहनत ऐसे ही नहीं जाने दे सकते हम। इस पार्टी में बहुत कुछ हमारे परिवार का भी लगा है। आपके पिता भी सांसद रहे हैं, आपके दादा की जो लेगेसी है वो किसी से छुपी नहीं है। आपके परिवार के काफ़ी सदस्यों ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। दुख नहीं होता उस लेगेसी को इस तरह से आपकी जो विचारधारा है उससे हटकर वो लोग सिर्फ राजनीति के लिए? अब ज़्यादातर जो गए हैं, मैंने जैसा भाषण में वो उस दिन भी बोला था कि ज़्यादातर जो है वो उतरी उड़ी हांडिया हैं। उनको जिधर मौका लगा वो उधर चले गए और देखो अब उनका उधर क्या बढ़ता है। बाकी वो विचारधारा के हिसाब से वहाँ ज़्यादा टिक नहीं पाएंगे। और कई लोग ऐसे जो पहले भी जा चुके हैं, ऐसा नहीं है कि उनमें से कोई पहली बार गए हैं, वो पहले भी जा चुके हैं, पर थोड़े दिन का ही होता है वहाँ पर, वहाँ से वापस आना ही पड़ता है सबको। आप उन्हें उतरी हुई हांडिया कह रहे हैं, वहाँ ज्योति जी कह रही है खोटा सिक्का है हनुमान बेनीवाल, रिचपाल जी कह रहे हैं बांद्रे की तरह इधर से उधर उचकना। तो ये क्या है आरोप प्रत्यारोपी? नागौर की राजनीति में इतना अनूठी भाषा में ये
जनता को रिझाने के तरीके हैं, वोट पाने के क्या है? अब जैसे डोटासरा जी के सीकर वाले फटकारे हैं, ये हमारे नागौर वाले फटकारे हैं, और ये नागौर के फटकारे अलग ही हैं। इसमें अब कल ही कोई कह रहे थे क्या पूरा सर्कस खोल लिया है या कोई डिस्कवरी चैनल खोल लिया है और जानवरों की बातें कर रहे हैं, तो ये कहने की कहावतें हैं। ये कहावतें एक मुश्किल बात या कोई भी बात जनता को आसानी से समझाने के लिए ये मुहावरे कहावतें यूज़ की जाती हैं। तो अब दादा के पोते फुल फ्लैश्ड पॉलिटिशियन बन चुके हैं, राजनेता। अभी तो यही है, अभी तो और कोई काम नहीं है, अभी तो चुनावों का समय है और यही करेंगे। और बिल्कुल पार्टी के लिए जो कर सकते हैं, जैसे कर सकते हैं करेंगे फुल फ्लेज। वो चाहे पॉलिटिशियन माने, चाहे वो कार्यकर्ता माने, चाहे वो पदाधिकारी माने, जो आपकी क्या अपेक्षा है? मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, मेरी कोई अपेक्षा नहीं है पार्टी के लिए। हाँ, मैंने टिकट की दावेदारी ज़रूर की थी, उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, वो सबको पता है, पार्टी में भी पता है। तो उसके अलावा मेरी अब कोई अपेक्षा नहीं है। अब जैसा पार्टी निर्देश देगी, टिकट उन्होंने बहुत सोच समझ के गठबंधन किया है, अब गठबंधन के पूरी तरह साथ रहेंगे इसमें। नागौर की भाषा में कहें, अब कहते हैं डावाडोल होना, इधर उधर होना। आप कभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करेंगे? कोई कारण नहीं है, मतलब पिता तो मैं कह सकता हूँ कि ये बांदर वाले जीन्स तो कम ही है हमें, कि एक डाल दूसरा डाल में कूदता फिरा, आता फिरा, जाता फिरा। तो ये तो मुझे लगता नहीं है कि भारतीय जनता, क्योंकि विचारधारा नहीं मिलती है ना। पूरा खेल, पूरी पॉलिटिक्स विचारधारा की है। विचारधारा जब तक नहीं मिलती है, आप क्यों जाएंगे हम उधर? क्या है ऐसा उधर? मोदी जी ने ऐसा क्या किया है जो उस तरफ जाए हम? बात करते हैं कि विकसित भारत की, विकसित भारत कौन से विकसित भारत की बात करते हैं आप? एक सोशल इंडिकेटर बता दीजिए जिस पर कोई विकास हुआ हो। विकसित क्या मतलब ये है कि सिर्फ ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन की 4 ट्रिलियन हो गई, हमने इकोनॉमी बढ़ा दी। वो इकोनॉमी किसके लिए बढ़ी? किसका फायदा हुआ उस इकोनॉमी का? आज भारत में 25,000 रुपए जो कमाता है वो भारत की 10% आबादी में आता है, टॉप 10% में। इसका मतलब 90% आबादी 25,000 रुपए भी नहीं कमाती महीने का। इतना जब इनकम इनइक्वालिटीज है, इतना जब लोगों में एक जो अमीर है वो इतना अमीर है और एक जो गरीब है वो बिल्कुल ही 5 किलो राशन पर आ गया है। और विकसित कैसे? एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम 80-81 करोड़ को 5 किलो राशन दे रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम विकसित बन जाएंगे। या तो आपके यहाँ पर भुखमरी है और या फिर आप विकसित हैं। उनको अभी तक खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है कि वो करना क्या चाह रहे हैं, क्या उनकी नीतियाँ हैं, कैसे वो भारत को आगे लेके जाएंगे। बस वो कहावत थी ना, वो कहानी सुनी होगी आपने कि एक वो जंगल था जिसमें बंदर को राजा बना दिया। आपने शेर मन से कहा कि गधे को राजा बना दिया। बड़ी कहानियां सुना रहे आज। ना बंदर को शेर के खिलाफ विरोध हो गया तो बंदर को राजा बना दिया। तो बंदर को राजा बनाया तो ये सारे के सारे जानवर सभा में बैठे थे। जितनी ये एक बकरी आई तो बकरी यार कहो कि मारे मियमणान ले गया, राजा जी थे कर कहीं दिया उठे। तो राजो बांदरो राजो एक डाल हूँ, दूजा डाल हूँ, तीजा डाल, एक पेड़ हूँ, दूजा पेड़ हूँ, तीजा पेड़ कूदे। तो बकरी क्या महाराज करो कहीं हो थे तो अटिन कूद रहा हूँ, जिते वो शेर तो हमारा बच्चा ने मार दे। तो क्या बच्चों बचाऊंगा, हमारा बस को सौदो को नहीं, कमी कोशिश में कोई कमी रहेगी वह तो बता। आईती भागदौड़ कोई दूजो कर सके? तो वो उनके यही है कि प्रयास में कोई नोटबंदी फेल हो गई, कि प्रयास में कोई कमी रही हो तो बताओ। जीएसटी फेल हो गई, प्रयास में कोई कमी रही हो तो बताओ। नियत में कोई खोट हो तो बताओ। अरे नियतों से और प्रयासों से थोड़ी चलता है। एक नीति होनी चाहिए, गणमान्य लोग होने चाहिए, एक पूरा सिस्टम होना चाहिए। ये तो इनके मन में आधी रात को सोते हैं, अगले दिन सुबह जो विचार आता है चलो आज नोटबंदी कर लेते हैं। भारत की 140 करोड़ जनता जाए भाड़ में, उनके बारे में कुछ सोचना नहीं, आज ये विचार आया चलो आज ये कर देते हैं। तो ये ऐसे देश चलेगा नहीं। और इनकी अब ज़्यादा इनकी काट के आंडी इतनी देर फिर चढ़ेगी नहीं इनकी बार। अब ये आपने बीजेपी की बात करी, विकास की बात करी, नागौर की हम विकास की बात करें। हनुमान बेनीवाल को इंडिया गठबंधन के तहत उम्मीदवार बनाया है। नागौर की जनता उन्हें फिर से दोबारा सांसद के रूप में चुने तो क्यों चुने? क्या रीज़न है, क्या मांगे हैं, क्या वो नागौर के लिए उनका विजन है कि नागौर की जनता उन्हें वोट करे?
ये तो हनुमान जी ज़्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे, क्योंकि अभी वो अपने सिंबल पर लड़ रहे हैं। हम तो सिर्फ उनका सहयोग कर सकते हैं, हम तो सिर्फ अपनी डिमांड्स बता सकते हैं, जैसे लिफ्ट कैनाल का जो सेकंड थर्ड फेज़ है उसको कंप्लीट करवाया जाए, पानी जल्दी से जल्दी लाया जाए, और कई हमारी खुद की भी मेरे सुझाव होंगे जो मैं उनको दूंगा। जैसे अगर ये जो सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट जो 75,000 करोड़ का जो चालू कर रहे हैं, ये अर्बन सेंटर्स में कर रहे हैं, अगर इसको इसी चीज़ को अगर रूरल सेक्टर में सोलर फार्मिंग के जगह लाया जाए और उसको सब्सिडाइज किया जाए और फिर उन सोलर यूनिट्स को मोनेटाइज किया जाए, क्योंकि ताकि अगर एक आदमी उसके दो फायदे हो सकते हैं। एक शेड बनवाया जाए, शेड के ऊपर सोलर रूफटॉप लगवाया जाए, शेड से ग्रेन स्टोरेज हो जाएगा, किसान का वो फायदा। रूफटॉप होगा तो उसके बिजली प्रोड्यूस होगी, अगर उसको वो ग्रिड से जोड़ते हैं, जो बिजली वो यूनिट्स दे रहा है सरकार को, सरकार उन यूनिट्स का अगर भुगतान करे, जैसे अभी 2 रुपये 13 पैसे सरकार करती है भुगतान, अगर उसी को 3 सवा 3 रुपये करे तो किसान की एक रेगुलर आय शुरू हो जाएगी। वो 1,000-1,500 रुपये महीने के कमा सकता है उस बिजली से। और सरकार उसको अगर सब्सिडाइज करे, बनस्पत इसके के 6,000 रुपये हम दे रहे हैं, हम बढ़ा के 8,000 रुपये कर देंगे साल के, किसान सम्मान निधि ये कर देंगे, इससे अच्छा तो किसानों की आय शुरू करवाओ ना। ये क्या हुआ कि ये दे देंगे और वो दे देंगे, ये तो वो जैसे कह रहे हैं कि ये मुफ्त की रेवड़ी है। तो ये आय बढ़ाने के लिए, चलो एक बार ये सस्टेनेंस के लिए आप ठीक है आपने ये चीज कर ली, पर आगे भी तो कोई विजन भी तो होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ ये विजनलेस सरकार है, इसका कोई विजन नहीं है कि हमको आगे बढ़ के क्या करना है। इनको बस यही है जो ऑन द हूफ जो चीज मिल जाती है, ऑन द मतलब वो कहते हैं ना, बस उसी समय मिल जाती है वो चीज़ वो कर लेते हैं। उनका कोई लॉन्ग टाइम विजन नहीं है। इसीलिए तो हम अपन बुक्स में, नोटबुक्स, क्लास बुक्स में ये पढ़ते आए हैं। जवाहरलाल नेहरू को इतना महान क्यों बोलते हैं? बिकॉज ही वॉज अ विजनरी। वो विजनरी थे। उन्होंने एक सोच बनाई कि एजुकेशन से ही भारत आगे जाएगा, साइंटिफिक टेम्परामेंट से भारत आगे जाएगा। तो ही वॉज अ विजनरी, इसलिए उनको इतना महान मानते हैं। अब मोदी जी की क्या विजनरी है, क्या विजन है इनका? सुबह उठते हैं नोटबंदी कर देते हैं, शाम को सोते हैं जीएसटी लगवा देते हैं, ये इनका विजन है आधी रात का। ज्योति मिर्धा ने कहा फ्लाईओवर्स बनवाए उन्होंने, रेलवे ट्रैक्स बनवाए उन्होंने, फर्स्ट फेज वसुंधरा जी लाई इंदिरा कैनाल का, सेकंड फेज वो पानी लाई। और वहीं हनुमान जी का कहना है वो नागौर में रहती नहीं है, कोई काम नहीं हुए। हनुमान जी का जो कार्यकाल था, आपका उस पर क्या कमेंट है लास्ट का? ये जो किसका, आप ज्योति जी का कह रहे हैं जी, ये सारी की सारी बातें मैंने अभी एक स्पीच में सुनी थी उनकी। उन्होंने जब बीजेपी ज्वाइन करी थी, अब मुझे भी उस वक्त आश्चर्य हुआ कि ये जो कांग्रेस कार्यकाल में एक काम किए हुए हैं, कांग्रेस ने जिनकी फंडिंग की है, वो बीजेपी के मंच से क्यों सुना रही है उस चीज को? बीजेपी का उससे क्या लेना देना है? बीजेपी को तो पता भी नहीं होगा कि वो कितना सैंक्शन हुआ था, केंद्र सरकार से कितना आया था, जापान से कितना आया था, कहाँ से कितना आया था। बीजेपी का कोई लेना देना ही नहीं है। वो अपने कांग्रेस कार्यकाल के जो कांग्रेस सेंट्रल गवर्नमेंट के सैंक्शनड प्रोजेक्ट्स थे, उनका श्रेय भी वो बीजेपी को दे रहे हैं। मतलब इससे ज़्यादा और क्या दोगलापन हो सकता है किसी का? और रही बात हनुमान जी की, तो हनुमान जी का डेफिनेटली एक विजन है। हनुमान जी ने कई रोड सैंक्शन करवाई है, ये आरओबी पूरा करवाया है, कई चीज़ें करवाई है हनुमान जी ने, और आगे भी करवाएंगे उनका खुद का। और इसका जवाब सबसे बेहतर वही दे सकते हैं। हम तो सिर्फ उनको साथ में रह करके आइडियाज़ दे सकते हैं कि आप ये करवाइए, ये करवाइए। संसद में तो उनको ही जाना है, सैंक्शंस तो उनको ही लेकर आनी है। ये हो गई वर्तमान परिप्रेक्ष्य की राजनीति की बातें। हम बात करें उस समय की, जो आपकी लंबी लेगेसी रही आपके दादा के समय से, उस समय की राजनीति का क्या स्वरूप था? जो आज फटकारों की आप बात करें, नागौर के फटकारे हैं, ये सीकर के हैं, क्या उस समय भी इसी तरीके से फटकारे मारे जाते थे? राजनीति किस तरह की? अब ये हमारी कल परसों ही एक बात हो रही थी, तो मैंने यही कहा था, मैं कहा दादा का इस मामले में थोड़ी सी आसानी रहती होगी उनको, क्योंकि उस वक्त ये मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, ऑनलाइन वगैरह वाला सिस्टम नहीं था। तो एक भाषण जो बोलते थे वो दूसरी जगह उसको रिपीट कर सकते थे। ये हम जैसों के लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। अब मैं ये भाषण परसों जो दिया था वो कहीं और दे दूंगा तो लोग कहेंगे ये तो रिपीट मार रहा है। अब वो हालांकि उस सभा में होंगे नहीं, वो मकराना, नावा कहीं और के होंगे, पर उन्होंने मोबाइल में वो चीज देख ली है, बेंगलोर तक देख ली, हैदराबाद तक देख ली, पूरे इंडिया में देख ली। अब मैं कहीं भी जाकर वो बात दोबारा बोलूंगा
तो ये मुझे लगता है एक दादाजी के पास प्लस पॉइंट था और हमारा थोड़ा सा नेगेटिव हो गया। बाकी उनकी राजनीति तो बहुत बड़ी थी, लेगेसी बहुत बड़ी थी। उन्होंने जो काम किए, जो किसान सभा के साथ वो जब जुड़े थे, वो उस वक्त के जो हालात थे, हम आजकल की जनरेशन को ये पता भी नहीं है। आप आज की जनरेशन को किसी को बोलो कि एक प्लॉट कोई खाली करा दे या प्लॉट में कोई को बसा दे या ऐसा कुछ कर दे, उसमें छींके आ जाए लोगों की। और वो लोग थे जिन्होंने मारवाड़ टेनेसी एक्ट से शुरुआत करके राजस्थान टेनेसी एक्ट, जिसमें जय नारायण व्यास जी से दादाजी नाथूराम जी मिर्धा और कुंभाराम जी आर्य लड़ करके ये टेनेसी एक्ट पास करवाया था, और जिससे और ये रेवेन्यू सिस्टम में इसको लेके आए थे। जो जमीन जो किसान जोत रहा है वो रातों रात उसका मालिक बन गया था। हम आज की तारीख में किसी को एक प्लॉट का कब्जा भी दिला सकते हैं क्या? हमसे ये भी नहीं होता। और वो लोग हजारों लाखों किसानों को उनकी जमीनों का मालिक बना गए रातों रात। तो उनकी लेगेसी बहुत बड़ी है, उनके काम बहुत बड़े हैं, और हम तो उनके जिंदगी में कभी नाखून बराबर भी हो गए तो हम अपने आप को धन्य मानेंगे। किस्सा ऐसा उस समय की राजनीति का जो आपको आज तक याद हो, या कोई सीख आपके दादा की तरफ से आपके लिए? दादाजी की, हालांकि मैं साथ काफ़ी रहा हूँ, छोटा था जब से, पर वो कह सकते हैं कि वो बिल्कुल ही बाल्यकाल वाला समय था। 12, 13, 14 साल के हुआ करते थे उस टाइम। तो उस टाइम तो यही लगता था कि लोगों के बीच में हमारे लिए टाइम ही नहीं है दादा को। और ये मुझे लगता है कि ये हमारी तरफ से शायद सेक्रीफाइस था उनके लिए। लाडले कौन थे, आप या ज्योति जी? नहीं, मैंने ज्योति जी को कभी उनके पास देखा ही नहीं। वो रहते ही हमेशा से अलग ही थे। राम प्रकाश जी, ताऊ जी अलग ही रहते थे। वो जयपुर रहते थे, पहले तगतगढ़ रहते थे वो। तो मैंने तो कभी ज्योति जी को, हालांकि वो आते थे, लाडला हमेशा से लगभग मैं ही रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे वजह से, जब मैं वहाँ पे जयपुर पढ़ता था तो वो मेरी वजह से अपना सरकारी बंगला छोड़कर मेरे पास रुकते थे वहाँ पर। तो उनका प्यार हमेशा मेरे पे रहा है। और हालांकि उस वक्त हम समझ नहीं सकते थे, 13-14 साल में क्या समझ लेंगे, पर प्यार हमेशा उनका मेरे पर ही रहा था। अब राजनीति में तो आप है ही हैं, क्या लगता है दादा जितना प्यार दादा की ये जो नागौर की जनता है वो आपके लिए दिखाएगी? बिल्कुल, आप देख लीजिए, जब से उन्होंने देखा है, लोग चला के फोन नंबर मांग रहे हैं, पता नहीं कहाँ से वो ढूंढ के ला रहे हैं और फोन कर रहे हैं। मैंने भी मांगे हैं परसों के आपके भाषण के बाद। सब लोग मांग रहे हैं और इतना प्यार दे रहे हैं कि मुझे लगा ही नहीं था कि दादाजी के जाने के 28 साल बाद हमको ये प्यार मिलेगा यहाँ पर, और वो भी सिर्फ एक भाषण से। और लोगों के प्यार के लिए तो मैं उनका भाषण इसी प्यार के लिए था, जानबूझकर दिया गया था कि हम फेमस हो जाएं? नहीं, वो मैंने उस दिन भी कहा था। वो एक दूसरे पत्रकार भी पूछ रहे थे कि ये हमारे अंदर कोई जेनेटिक ही है कि वो पब्लिक को देख के हमारे अंदर नाथूराम जी मिर्धा वाले जीन्स अपने आप ही बाहर आने लग जाते हैं, और ये इमोशंस मिर्धाओं वाले अपने आप ही निकलने लग जाते हैं। उसमें कोई प्री प्लांट कुछ भी नहीं था। वो भाषण बिल्कुल का बिल्कुल वहीं पर ही, स्टेज पर ही दिया हुआ था। ना मैंने सोचा था, ना कोई बात। जो पब्लिक को देख के जो मन में आ रहा था वो वहाँ पर बोल दिया। और इसीलिए कहते हैं, दिल से बोली हुई बात जब निकलती है तो वो दिलों तक जरूर पहुँचती है। क्या कोई मैसेज इस चुनाव के रिगार्डिंग नागौर की जनता के लिए? नागौर की जनता के लिए एक ही मैसेज है कि पूरे जी जान से आप जुट जाइए। ये सरकार आपके किसी काम की नहीं है। ये 25 और 400 पार और ये सब सिर्फ जुमले हैं। इनके पास कोई सामान नहीं है, ये इनके पास कोई विजन नहीं है। आपको बस एक ही काम करना है कि पूरे जी जान से आप जुट जाइए और जी जान से आप इस गठबंधन को सफल बनाइए। दूसरी तरफ राजस्थान में दूसरी तरफ वाले लोगों को ये कहना चाहता हूँ, रालोपा वालों को भी, कि आपको भी कांग्रेस को उसी मजबूती से वोट दिलाने हैं जितना हम कांग्रेस या आपको नागौर में वोट दिलवाएंगे, और अंतिम बूथ तक आपको वोट दिलवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनीष जी, आपका समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ मनीष मिर्धा, स्वर्गीय नाथूराम जी मिर्धा के पोते।